प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट पे, और यह एग्जाम पॉइंट फर्स्ट है जूलॉजी सब्जेक्ट से। जूलॉजी सब्जेक्ट का यह एग्जाम पॉइंट यस टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। यस टेट के लिए, इसके साथ ही साथ यस टेट मतलब बिहार यस टेट की मैं बात कर रहा हूँ, और बिहार यस टेट उच्च माध्यमिक के लिए ये आपके बहुत लाभ करने वाला है। यहाँ पे एक एग्जाम पॉइंट में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं, और एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों में कम से कम एक एक एग्जाम पॉइंट में कम से कम दो दो तीन तीन प्रश्न हैं। यानी एवरेज कर लें तो एक एग्जाम पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो लगभग 100 से लेकर के 125 150 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले यहाँ पे हैं। यह एग्जाम पॉइंट ना सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आपका एक क्विक रिवीजन भी है, जिसे आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही साथ इसका प्रैक्टिस पेपर भी आपको आगे मिल जाएगा, और प्रैक्टिस पेपर की अलग श्रृंखला है, तो जरूर आप प्रैक्टिस पेपर भी सॉल्व करते चलिए टॉपिक वाइज। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और स्कोर आपका 100% 100% मैं आपसे बताऊं तो आप अपने यस टेट में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। चलिए हम लोग आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहली टॉपिक है प्रोटोजोआ। आप सब जानते हैं प्रोटोजोआ जो है प्रिमिटिव ऑर्गेन्स को कहते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं, और इसके अलावा ये जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं। ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। इनकी बॉडी फॉर्मेशन जो होता है, इनके बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है सभी जीवों में। मैंने आपको यस टेट और इनके बिहार के लिए, पीजीटी के लिए, टीजीटी पीजीटी सबके लिए एक क्लासेस में, नोट्स की क्लास में मैंने सब कुछ आपको बताया। आप क्लास जरूर देखते रहिए। हालांकि हम लोग एग्जाम पॉइंट को बेसिकली यस टेट को फोकस करके कर रहे हैं, बिहार की यस टेट को, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान से देखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। चर्चा करते हैं पहले एग्जाम पॉइंट पे, संकुचन शीर रिक्तिका। संकुचन शीर रिक्तिका का मतलब होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जल के जो है क्या करता है, आपके नियंत्रण में मदद करता है। यानी कि ये किसमें संकुचन शीर रिक्तिका क्या काम करती है, अलोड़ी जल में पाए जाने वाले एक कोष की प्रोटोजोआ में पाया जाता है। ठीक, अलोड़ी जल मतलब जो स्वच्छ जल होता है, या जिसे मीठा जल कहते हैं, या नदियों का, झील का, दरिया का जो जल होता है उसमें पाए जाते हैं। ठीक, एक कोष की प्रोटोजोआ में पाया जाता है। यह इनमें कोशिका में जल नियंत्रण यानी ऑस्मोसिस का कार्य करता है। ऑस्मोसिस का कार्य करता है, यानी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम है ऑस्मोसिस का कार्य करना। तो ये आपसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मेन काम क्या है, तो आप कहेंगे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जल नियंत्रण का कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रोटोजोआ अगर इसके न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखा जाए तो प्रोटोजोआ तीन प्रकार के होते हैं। कुछ होलोजोइक होते हैं, कुछ होलोफाइटिक होते हैं, और कुछ जो है सेप्रोजोइक होते हैं या सेप्रोफाइटिक होते हैं। तो जो पैरासाइटिक होते हैं और कुछ पैरासाइटिक होते हैं। जो पैरासाइटिक होते हैं एक किसी ना किसी ऑर्गेनिज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे पैरासाइटिक ऑर्गेनिज का ग्राफ जो बनता है, एक जीव इसमें पॉजिटिव यानी एक को लाभ होता है और दूसरे को नुकसान होता है। तो कुछ प्रोटोजोआ के मेंबर ऐसे हैं जो कैसे होते हैं कि पैरासाइटिक होते हैं और ये डिजीज काज करते हैं, अर्थात पैथोजन जैसा व्यवहार करते हैं। इनकी वजह से निद्रा रोग, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, ट्रिपैनोसोमा गैबियंस नामक एक प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होता है। कह रहे हैं निद्रा रोग जो है ट्रिपैनोसोमा गैबियंस नामक एक प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है। इसका प्रसारण यानी प्रसारण क्या होता है, ये वेक्टर होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं वन प्लेस, मतलब ये पेशेंट है तो पेशेंट से दूसरे हेल्दी पर्सन तक ट्रांसमिट करने के लिए जो वेक्टर आते हैं, उन्हीं वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, वह वेक्टर यहाँ पे निद्रा रोग के लिए कौन होता है, सीसी मक्खी हो जाती है। यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेसियोना पेपैलिस के नाम से भी जानते हैं, जो इसका जूलॉजिकल नाम है। आपसे पूछा जा चुका प्रश्न है कि जो निद्रा रोग पैदा करने के लिए मक्खी जिम्मेदार होती है, उस मक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप कहेंगे ग्लेसियोना पेपैलिस इसका नाम होता है। ठीक है, काला अजार एक प्रकार का रोग है जो किससे होता है, लेशमानिया डोनोबानी नामक प्रोटोजोआ से, तथा मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। जबकि कह रहा है कि कह रहा लेशमानिया डोनोबानी से काला अजार हो जाता है। ठीक है, किससे, लेशमानिया डोनोबानी से काला अजार नामक रोग हो जाता है। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से हो जाता है।
ठीक। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से क्या हो जाता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ, जबकि पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से डिसेंट्री अर्थात पेचिस जो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से हो जाता है, द्वारा होता है। ग्रिगराइना ग्रिग ग्रिगेराइना की वयस्क ग्रिगेराइना की वयस्क ट्रोफोजाइट कहते हैं, जो परिपक्व ट्रोफोजॉइट के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया को सिजिजी कहलाता है। क्या कहलाता है, सिजिजी कहलाता है। इसके उपरांत गैमोन्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सिजिजी अवस्था होती है जब, कौन सी अवस्था होती है सिजिजी, तो सिजिजी अवस्था होती है जब ग्रिगेराइना की वयस्क प्रजातियां क्या काम करते हैं, जो ट्रोफोजॉइट कहलाते हैं, दो परिपक्व ट्रोफोजॉइट के आपस में जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे सिजिजी कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि सिजिजी स्टेट किस में पाई जाती है, तो आप कहेंगे सिजिजी स्टेट जो है वो किस में पाई जाती है, ग्रिगेराइना में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मलेरिया अगली पॉइंट है आपकी। मलेरिया रोग, मलेरिया आप सब लोग जानते हैं, मलेरिया रोग के एक लक्षण भी आपने पढ़ा है। मलेरिया रोग जो होता है, जब होता है तो मलेरिया रोग के सिम्टम काज इसको रोनाल्ड रास ने ढूंढ करके बताया था। तो कह रहा है ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के परजीवी होने के कारण होता है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र मनुष्य तथा मादा मच्छर के पोस्तों में पूर्ण होता है। यानी जो प्लाज्मोडियम है इसकी लाइफ साइकिल डाइहोस्टिक होती है, यानी मच्छर में भी होती है। और मच्छर कौन से होंगे, एनोफ्लीज मच्छर होगा। और दूसरा जो होगा कौन होगा, ये पोषक जो होते हैं पूर्ण दूसरे जो होते हैं इसमें किस में होता है, तो कह रहा है कि मनुष्य में या मादा मच्छर में पूरे होते हैं। ठीक है। लैंगिक जनन या स्पोरोगोनी, लैंगिक जनन या स्पोरोगोनी मादा एनाफ्लीज में, यानी अगर आपसे पूछे एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनाफ्लीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस फेज में होता है, तो आप कहेंगे मादा एनाफ्लीज में, यानी स्पोरोगोनी स्टेज होगा। लैंगिक स्टेज को क्या कहते हैं, स्पोरोगोनी स्टेज कहते हैं, और ये किस में होता है, मादा एनाफ्लीज में होता है। जबकि अलैंगिक जनन की अगर बात करें जिसे साइजोगोनी कहते हैं, साइजोगोनी मनुष्य की यकृत और रुधिर वाहिकाओं में होता है। ठीक, तो इसमें दो होते हैं, एक होता है लैंगिक अवस्था में जनन, जब लैंगिक जनन होता है तो स्पोरोगोनी कहते हैं और ये मादा एनाफ्लीज के में होता है। और जो अलैंगिक जनन होता है जिसे साइजोगोनी कहते हैं, ये मनुष्य की यकृत और रुधिर वाहिकाओं में संपन्न होता है। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में इरिथ्रोसाइटिक, कह रहा प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी के दौरान हीमोजॉइन का निर्माण होता है। और यह हीमोजॉइन विषैला पदार्थ होता है जो लाल रक्त कणिकाओं के फटने में मतलब उसे फाड़ देती हैं और लाल रक्त कणिकाएं मर जाती हैं। अब यही एक पॉइंट है, आप देखिए मैं एग्जाम पॉइंट नंबर 4 पढ़ रहा हूं और इसमें मैं आपको दिखाऊं कितने प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, मलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है, प्लाज्मोडियम से, पहला हो गया। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र कितने लोगों में पूरा होता है, तो आप कहेंगे मनुष्य में और मच्छर में पूरा होता है, दो प्रश्न हो गए। फिर आपसे पूछ लेगा प्लाज्मोडियम की जो लैंगिक अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं, आप कहेंगे स्पोरोगोनी कहते हैं। स्पोरोगोनी अवस्था किस फेज में पाई जाती है, तो आप कहेंगे मादा एनाफ्लीज में पाई जाती है। चार प्रश्न हो गए। अलैंगिक जनन किस की अवस्था को क्या कहते हैं, आप कहेंगे साइजोगोनी अवस्था कहते हैं। यह कहाँ होता है, मनुष्य के लीवर और रुधिर वाहिकाओं में संपन्न होता है। प्लाज्मोडियम की इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी अवस्था जो होती है उसमें हीमोजॉइन का फॉर्मेशन होता है। हीमोजॉइन क्या होता है, एक विषैला पदार्थ होता है जो लाल रक्त कणिकाओं को मारने के लिए जिम्मेदार होता है। अब ये आप देखिए यहाँ पे 6 प्रश्न आपके एक ही एग्जाम पॉइंट में छुपे हुए हैं। इसी तरह से एग्जाम पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम पॉइंट को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसके साथ ही साथ प्रैक्टिस पेपर को भी आप करते रहिए, प्रैक्टिस पेपर की क्लासेस भी आपकी चलाई जा रही। आगे देखिए, कह रहा प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में, अगर प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की बात करें तो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी मतलब विश्व कप का ऊपर वो आया था। ठीक है, तो कह रहा है इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी अवस्था जो होती है इसमें मीरोजॉइट स्टेज बनता है और इसका विकास होता है। इसमें कुछ मीरोजॉइट्स में युग्मक कोशिकाएं बनते हैं जो दो प्रकार के हो जाते हैं, एक को कहते हैं लघु युग्मक कोशिका और दूसरे को कहते हैं गुरु युग्मक कोशिका। इन्हीं से क्रमशः लघु युग्मक और गुरु युग्मक बनते हैं।
जो आपस में निषेचन करके जाइगोट बनाते हैं। कह रहा है जो लघु युग्मक यानी माइक्रो न्यूक्लियस और मेगा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, ये दोनों आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और वही जाइगोट क्या करता है, उसी जाइगोट से चल युग्मक यानी उकाइनिट का निर्माण हो जाता है। जाइगोट से किसका निर्माण हो जाता है, उकाइनिट का निर्माण हो जाता है। और फिर यह युग्मक पुटी यानी ओसिस्ट तथा फिर बीजाणुक यानी स्पोरोजोइट्स बनता है। कह रहा कि या तो ओसिस्ट बनता है या फिर स्पोरोजोइट्स बनता है। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। इनमें से कुछ मनुष्य में के यकृत में तथा कुछ आरबीसी में तथा कुछ मनुष्य में पाई जाती, मच्छर में पाई जाती। यानी इसकी कुछ अवस्था आरबीसी में पूरी होती है, कुछ अवस्था इसकी यकृत में पूरी होती है और कुछ अवस्था कहाँ पे पूरी होती है, मच्छर के बॉडी में पूरी होती है। लघु और गुरु युग्मक मच्छर के आमाशय में बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा मेगा और माइक्रो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, प्लाज्मोडियम में मेगा और माइक्रो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आप कहेंगे कि मॉस्क्यूटो के जो मच्छर होता है उसके स्टमक में होता है, जहां पे यह निषेचन करते हैं और निषेचन करके क्या बनाते हैं, जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं। इसके पश्चात जाइगोट क्या होता है, उकाइनिट बना लेता। जाइगोट क्या बना लेता है, उकाइनिट बना लेता है। मनुष्य के लिए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, मनुष्य की अगर बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इसकी एक स्पीसीज है कि संक्रामक अवस्था बीजाणुओं या स्पोरोजोइट्स में होती है। यानी मनुष्य में जो रोग पैदा होता है वो स्पोरोजोइट से होता है। इसका निर्माण मादा एनाफ्लीज के आमाशय की दीवार में होता है, जहां से यह इसके लार ग्रंथियों में एकत्रित हो जाते हैं तथा यह मच्छर के काटने पर मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं तो ये प्लाज्मोडियम का एक तरह से खेला खत्म हो गया 8 पॉइंट में। टोटल अभी तक हम लोग 8 ही पॉइंट पढ़े, लेकिन अगर प्रश्नों की दृष्टि से देखें तो हमने लगभग 20 से 25 प्रश्न पढ़ लिए हैं। पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यानी संकुचनशील रिक्तिका का मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जल संतुलन को बनाए रखना। पहले ही पॉइंट में हमने आपसे बताया था ये उत्सर्जन यानी जो अमोनिया बनेगी उसे बाहर निकालने, श्वसन में अहम भूमिका निकालते हैं। देखिए जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें पानी जब अंदर जाता है तो वो रिस्पायरेशन करा देता है। रिस्पायरेशन इसलिए हो जाता है कि उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन पहुंच जाते हैं, और जब वो पानी बाहर निकलता है तो अंदर बने हुए फीकल मैटर, अमोनिया हो, यूरिक एसिड हो, यूरिया हो, जो भी बना होता है उसको लेकर के बाहर आ जाता है। इस प्रक्रिया में उत्सर्जन और श्वसन दोनों कार्य पूरे हो जाते हैं। पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। कह रहा पैरामीशियम में अग्र और पश्च दो संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। यानी इसमें कितने रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, दो। एक अग्र होते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, पश्च कहते हैं। पश्च संकुचनशील रिक्तिका से द्रुततर संकुचन होता है। कह रहा पीछे वाली जो है वो तेज संकुचन करती हैं, जिससे कि कह रहा पिछली जो संकुचन है वो बहुत तेजी से संकुचन करती है, जिससे अधिकाधिक जल का प्रवाह हो सके। पैरामीशियम में भोजन जो अंतःग्रहण होता है यानी भोजन को ग्रहण करना, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, के बाद अंतर्ग्रहण के बाद साइटोफेरिंक्स में पहुंचता है, जहां से यह खाद्यधानी से आता है। इसके पश्चात खाद्यधानी साइक्लोसिस द्वारा लगातार कोशिका द्रव्य में घूमती रहती है और साइक्लोसिस द्वारा घूमती रहती है और इसके अंदर भोजन का पाचन होता रहता है। बायोलुमिनेसेंस, बायोलुमिनेसेंस वह घटना है जिसमें एक जीव प्रकाश उत्पन्न करता है या प्रदर्शित करता है। उपर्युक्त विकल्पों में सिरेटियम एक ऐसा ही जीव है जो प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आता है और ये प्रकाश उत्पन्न करने का काम करता है। यहाँ पे बायोलुमिनेसेंस घटना देखी जाती है। जब बाह्य भोजन को उसके पूर्ण रूप से किसी ग्राह्य अंग द्वारा ग्रहण किया जाता है तो इसे होलोजोइक विधि कहते हैं। कह रहा जब बाहरी भोजन को किसी ग्रहण विधि द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो ऐसी घटना को होलोजोइक विधि के नाम से जानते हैं।
उदाहरण तौर पे यहाँ पे पैरामीशियम है, अमीबा है, ये होलोजोइक विधि वाले हैं, अधिकांश जंतु हैं। प्रोटोजोआ संघ के वर्गीकरण का मुख्य आधार, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई प्रोटोजोआ को वर्गीकृत किया गया है किसके आधार पे बांटा गया है, तो आप कहेंगे लोकोमोटरी आर्गन के आधार पे बांटे गए हैं। किसके आधार पे? लोकोमोटरी आर्गन के आधार पर, यानी गमनांक के आधार पर इन्हें बांट दिया गया है तथा केंद्रक की संरचना के आधार पर इन्हें बांटा गया है। गमनांक 3 प्रकार के होते हैं। प्रोटोजोआ में गमनांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं, दूसरे को कहते हैं सीलिया, और तीसरे को क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया अमीबा में पाया जाता है, सीलिया पैरामीशियम में पाए जाते हैं और फ्लैजिला यूग्लिना में पाए जाते हैं। यानी अलग अलग मेंबर में अलग अलग प्रकार के जो लोकोमोटरी आर्गन हैं यानी गतिशील अंग हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। गमनांक 3 प्रकार के हो सकते हैं। इसके आधार पर इन्हें 4 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से समूह बांटे गए हैं? पहला मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा, कह रहा है कि इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। इसमें कौन आ जाता है आपका? फ्लैजिला पाया जाता है, तो इसमें यूग्लिना आ जाता है आपका। कौन आ जाता है? यूग्लिना आ जाता है। राइजोपोडा या सार्कोडिना, इसमें स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, तो इसमें अमीबा आ जाता है, एंटमीबा आ जाते हैं। और उसके बाद आ जाएंगे स्पोरोजोआ, इसमें कोई भी गमन अंग नहीं पाया जाता। आपसे प्रश्न यही पूछा जाता है कि वह कौन सा ऐसा प्राणी है यानी क्लास है जिसमें लोकोमोटरी आर्गन एब्सेंट होते हैं, तो आप कहेंगे स्पोरोजोआ में लोकोमोटरी आर्गन नहीं पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? लोकोमोटरी आर्गन नहीं पाए जाते कहाँ पे? स्पोरोजोआ में। ये सभी एग्जाम पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसे आप आसानी से जरूर देखें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं और सभी वीडियोज को देखते रहें। सिलिएटा की अगर बात करते हैं तो इनमें रोमाभ पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? रोमाभ पाए जाते हैं, यानी सीलिया पाई जाती है। और सीलिया किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में। यहाँ आ जाते हैं पैरामीशियम के मेंबर। एक्टिन एक प्रकार की गोलाकार प्रोटीन होती है। कह रहा है एक्टिन जो है एक प्रकार की प्रोटीन है जो कि संरचना में कैसी होती? गोलाकार होती। यह एक मोनोमेरिक प्रोटीन है जिसका अणुभार, कह रहा है ये एक मोनोमेरिक प्रोटीन है जिसका अणुभार कितना होता है? 42,000 होता है। यह साइटोस्केलेटन में सूक्ष्म तंत्र तथा पेशियों में रेशे के निर्माण में भाग लेता है। यह पेशियों में संकुचन पैदा करता है। यदि अमीबा में एक्टिन को संदमित करने वाली औषधि, कह रहा कि यदि अमीबा में एक्टिन को संदमित करने वाली औषधि का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो अमीबा की गति तुरंत रुक जाती है। अमीबा की गति क्या होती है? तुरंत रुक जाती है, जहां की तहां रुक जाएगी। जीवित अमीबा की सतह पर चारों तरफ जीवद्रव्य के छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं। कह रहा जीवित अमीबा की सतह पर चारों तरफ जीवद्रव्य के छोटे छोटे उभार निरंतर बनते और वापस शरीर में विलीन होते रहते हैं। इन उभारों को पादाभ यानी स्यूडोपोडिया या कूटपाद कहते हैं। कह रहा कि इन उभारों को क्या कहते हैं? पादाभ या कूटपाद कहते हैं। अमीबा में पादाभ के 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं, गमन यानी लोकोमोशन और भोजन ग्रहण यानी भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट करना। तो 2 काम करता है। अमीबा में जो पादाभ है यानी स्यूडोपोडिया 2 काम करता है, लोकोमोशन में भी मदद करता है और भोजन ग्रहण करने में भी क्या करता है? मदद करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगली पॉइंट कह रही है कि कोशिका द्वारा बाह्य माध्यम से किसी द्रवीय पदार्थ को ग्रहण करने की प्रक्रिया पिनोसाइटोसिस कहलाती। कह रहा कोशिका द्वारा किसी भी बाह्य माध्यम से द्रवीय पदार्थ यानी जो लिक्विड फेज में है, चाहे पानी हो, चाहे वो कोई शरबत हो या कोई पदार्थ हो जो तरल अवस्था में हो, उसे ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पिनोसाइटोसिस कहलाती है। जबकि ठोस पदार्थ को ग्रहण करना कोशिका भक्षण कहलाता है। अगर ठोस पदार्थ को ग्रहण करता तो उसे क्या कहते हैं? सेल ईटिंग कहते हैं, यानी कोशिका भक्षण कहलाता है। सर्कमफ्लुएंस तथा सर्कमवैलेंस अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधियां होती है। सर्कमफ्लुएंस और सर्कमवैलेशन ये दोनों किसके द्वारा? अमीबा के द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधियों को सर्कमफ्लुएंस और सर्कमवैलेशन कहते हैं। यूग्लिना संघ प्रोटोजोआ के वर्ग फाइटोमेस्टिगोफोरा का सदस्य है। कह रहा यूग्लिना जो है फाइटोमेस्टिगोफोरा का सदस्य होता है और ये किस में आता है? प्रोटोजोआ के वर्ग फाइटोमेस्टिगोफोरा के अंतर्गत आता है।
इसके कोसा द्रव्य में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिसके कारण इससे जंतुओं और पादपों का योजक कड़ी भी मानते हैं। किसको, युगलिना को जंतुओं और पादपों के बीच की क्या माना जाता है, योजक कड़ी मानते हैं। इसके शरीर पर महीन दृढ़ लचीली पेलकिल का आवरण होता है। कह रहा है इसके शरीर पर पेलकिल का आवरण पाया जाता है जो कि बहुत महीन होती हैं और दृढ़ होती हैं, मजबूत होती हैं और लचीली भी होती हैं। कोशिका द्रव्य में द्वारा कोशिका द्रव्य एक्टोप्लाज्म तथा एंडोप्लाज्म में विभेदित होता है। कोशिका द्रव्य जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में विभेदित होता है। हरे पादपों की तरह यह स्वपोषी, जबकि सूर्य के प्रकाश में होने पर यह तरल खाद्य पदार्थों को, सूर्य का प्रकाश अगर ना हो तो तरल खाद्य पदार्थों को शरीर की सतह से विसरण विधि द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। यानी अगर प्रकाश ना हो तो एनिमल जैसा व्यवहार करता है और प्रकाश भोजन को ग्रहण करता है, यानी परपोषी जैसा व्यवहार करता है। सूर्य का प्रकाश होता है तो अपना भोजन स्वतः बना लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। युगलिना में फ्लैजिला यानी कशाभकी जंतु होते हैं, फ्लैजिलेटेड एनिमल कहा जाता है, जिससे यह गति करता है। इसके एंडोप्लाज्मा में अन्य कोशिकांगों के साथ साथ कई बड़े या छोटे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए, C55H72O5 N4Mg, क्लोरोफिल बी, और जो क्लोरोफिल बी होता है इसका फार्मूला क्या होता है, C55H70O6N4Mg, अथवा अल्फा कैरोटीन, यानी तीनों चीज पाए जाते हैं, ए भी पाया जाता है, बी भी पाया जाता है और अल्फा कैरोटीन C14H56। यही आपसे पूछा गया है कि इसका अल्फा कैरोटीन या बीटा का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे कि C40 और H56 पाया जाता है। युगलिना विर्डिस में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। ये अलैंगिक जनन विधि द्वारा जनन करते हैं। इसे इंसेस्टमेंट भी होता है, यानी ये अपनी विपरीत परिस्थिति में अपने ऊपर एक दीवार का निर्माण कर लेते हैं, जिसे इंसेस्टमेंट भी कहा जाता है। दीमक में कुछ सहजीवी प्रोटोजोआ ट्राइकोनिम्फा पाए जाते हैं जो कि ग्लाइकोसिडेज एंजाइम स्रावित करते हैं। यह एंजाइम ग्लाइकोसिडेज एंजाइम स्रावित करते हैं और यह एंजाइम जो है लकड़ी में, यह एंजाइम क्या काम करती है, लकड़ी में उपस्थित सेलुलोज का पाचन करता है। कह रहा है यह एंजाइम लकड़ी में उपस्थित सेलुलोज का पाचन करता है। साइटोपाइक पैरामीशियम के खाद्य उपकरण का भाग होता है। साइटोपाइक जो है पैरामीशियम के खाद्य उपकरण का एक भाग होता है। पैरामीशियम में शरीर के दाएं भाग में एक अस्थायी खुला भाग होता है जिसे साइटोपाइक कहते हैं। इसका निर्माण तब होता है जब अपचय पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियों द्वारा विभिन्न प्रकार के मलेरिया रोग उत्पन्न किए जाते हैं। कह रहा है कि अगर प्लाज्मोडियम की जातियां बदल जाएं तो मलेरिया रोग का भी क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। जैसे मनुष्य में अपने जीवन चक्र के दौरान जब ये परजीवी लाल रक्त कणिकाओं में पहुंचते हैं तो हीमोग्लोबिन को नष्ट कर देते हैं तथा विशेष प्रकार के वर्णकण बनाते हैं जो निम्न हैं। प्लाज्मोडियम बाइबैक्स जब हमारे आरबीसी में होता है तो सुफनर्स डाट दिखाई पड़ते हैं। प्लाज्मोडियम ओवल्स जब आ जाते हैं तो सुफनर डाट्स दिखाई देते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम अगर पाया जाता है हमारे ब्लड में तो इसके लिए जब जांच कराने जाते हैं तो माउरर्स डाट दिखाई देता है। और प्लाज्मोडियम मलेरिया जब होते हैं तो जिमेनस डाट्स दिखाई देते हैं। मलेरिया कई प्रकार का होता है जब बुखार के आने की अवधि के आधार पर बांटा गया है। कह रहा बुखार आता है तो उसके अवधि के आधार पर इसे बांटा गया है। ये मलेरिया प्लाज्मोडियम की अलग अलग जातियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैसे तृतीय मलेरिया यानी टर्टेरियन मलेरिया, इसमें हर 48 घंटे में बुखार आ जाता है। टर्टेरियन मलेरिया में कितने 48 घंटे में बुखार आ जाता है। यह प्लाज्मोडियम की वाइबैक्स, फैल्सीपेरम तथा ओवेल जातियों द्वारा होता है।
वाइबैक्स तथा ओवेल बेनाइल तृतीयक ओवेल, कह रहा है कि वाइबैक्स तथा ओवेल बेनाइन तृतीय ओवेल उत्पन्न करते हैं, जबकि फैल्सीपेरम द्वारा सेरिब्रल मलेरिया उत्पन्न की जाती है या मैलिग्नेंट मलेरिया उत्पन्न होती है। चतुर्थक मलेरिया, यह प्लाज्मोडियम मलेरियाई द्वारा उत्पन्न होता है। यह हर 72 घंटे में बुखार आता है। यहाँ पे दैनिक मलेरिया, इसमें लगभग रोज 24 घंटे में एक बार बुखार आता है। यह एक से अधिक जातियों के संक्रमण से उत्पन्न हो सकता है। सर रोनाल्ड रास ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। पैरामीशियम प्रोटोजोआ संघ के उच्च वर्ग सिलिएटा का सदस्य, कह रहा पैरामीशियम जो है उच्च वर्ग सिलिएटा का क्या है, सदस्य है। प्रायः इसमें जंतुसम पोषण पाया जाता है, किंतु पैरामीशियम की प्रजातियां पैरामीशियम बर्सेरिया में पोषण पादप सम होता है। कह रहा पैरामीशियम बर्सेरिया में पोषण जो होता है वो होलोफाइटिक होता है या स्वपोषी होता है, जबकि अन्य को शरीर में, क्योंकि इसके शरीर में जो क्लोरेला नामक शैवाल सहजीवी के रूप में पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन का निर्माण कर लेता है। स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ संघ का एक उच्च वर्ग है। कह रहा है स्पोरोजोआ जो है प्रोटोजोआ वर्ग का एक उच्च वर्ग होता है। इसके सदस्य परजीवी और बीजाणु का निर्माण करने वाले होते हैं। इनमें वयस्क में फ्लैजिला या सीलिया का अभाव होता है। इसमें संकुचनशील रिक्तिका भी नहीं पाई जाती। कह रहा है कि इसमें फ्लैजिला सीलिया नहीं पाई जाती, इसमें संकुचनशील रिक्तिका नहीं पाई जाती है। भोजन का अवशोषण इनके शरीर के सतह पर स्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा संपन्न होता है। पैरामीशियम का कोशिका द्रव्य एक्टोप्लाज्म या एंडोप्लाज्म में बटा रहता है। इसमें दो केंद्रक होते हैं। कह रहा है कि पैरामीशियम का कोशिका द्रव्य एक्टोप्लाज्म या एंडोप्लाज्म में बटा रहता है। इसके दो केंद्रक पाए जाते हैं। बहुगुणित गुरु केंद्रक, यह कोशिकाओं की क्रियाओं जैसे कि श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, पोषण आदि का नियंत्रण करता है। कह रहा है कि यह जो है कोशिकाओं की क्रियाओं जैसे कि श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, पोषण आदि का नियंत्रण करता है। लघु केंद्रक जो दुगुणित होता है वह जनन क्रिया में भाग लेता है। कह रहा है जो लघु केंद्रक होता है, दुगुणित होता है, वह जनन क्रिया में भाग लेता है। पैरामीशियम में प्रायः संयुग्मन विधि द्वारा लैंगिक जनन होता है। इसमें इसके लघु केंद्रक भाग लेते हैं। यह पहले वृद्धि करता है, फिर इसमें अर्धसूत्री, कह रहा है पहले वृद्धि करता है, फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 अगुणित केंद्रक बनते हैं। इनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और केवल एक शेष बचा रह जाता है, जो जाकर के रिप्रोडक्शन में मदद करता है। पैरामीशियम संयुग्मन क्रिया में 3 प्रक्रिया होती है। पुनर्वनन मतलब रिजुनेशन द्वारा इसमें उच्च लक्षण उत्पन्न होते हैं। अलग अलग पैरामीशियम के डीएनए से मिलने से नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। 2 कोशिकाओं के लघु केंद्रकों के मिलने से केंद्र की संगठन का पुनर्गठन होता है। जीव विज्ञान में कप्पा पार्टिकल्स का संदर्भ कसाबकी पैरामीशियम के कुछ विभेद के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कण से है, जो कोशिका द्रव्य द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते हैं। ऐसे में पैरामीशियम जिनमें इन कणों की उपस्थिति होती है उन्हें किलर पैरामीशियम कहा जाता है, क्योंकि ये पैरामीशियम संवर्धन माध्यम में पैरामीसिन नामक पदार्थ मुक्त करते हैं, जो इन पैरामीशियम के विभेद के लिए घातक होता है, जिनमें एक कण अनुपस्थित होते हैं। काला आजार नामक रोग सामान्यतः प्रोटोजोआ लेशमानिया डोनोवलिन द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि प्राच्य वर्ण लेशमानिया ट्रोपिक द्वारा उत्पन्न होता है। लेशमानिया का वाहक रेत मक्खी या इसी को सैंड फ्लाई के नाम से जाना जाता है, या इसी को फ्लोबोटमस भी कहते हैं। इसका जूलॉजिकल नाम अगर देखें तो फ्लीबोटोमस नाम से जाना जाता है, जो इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाती है। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं में सुफनर के बिंदु मलेरिया रोग
के दौरान एक विशेष अवस्था में दिखाई देते हैं, जब मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के क्रिप्टोमेरोजोइट्स लाल रक्त कणिका में प्रवेश करते हैं तो ये क्रमशः सेगमेंट रिंग अवस्था या अमीबी अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अमीबी अवस्था में नारंगी या पीले रंग के सुफनर डार्ट्स दिखाई देते हैं। कह रहा है कि अगर हम इसकी बात करें, अमीबी अवस्था में नारंगी या पीले रंग के सुफनर डार्ट दिखाई देते हैं। संघ प्रोटोजोआ के वर्ग स्पोरोजोआ के अंतर्गत केवल अंतः परजीवी आते हैं। इनमें गमन के लिए उपांग अनुपस्थित होते हैं। इनमें प्रायः बीजाणु जनन होता है। कह रहा गमन के लिए इसमें जो उपांग हैं अनुपस्थित होते हैं और इनमें प्रायः बीजाणु जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अमीबा में भोजन होलोजोइक होता है। अमीबा में जो भोजन होता है वो कैसा होता है? होलोजोइक प्रकार का होता है। अमीबा में कूटपाद निर्माण का सॉल-जेल सिद्धांत सर्वप्रथम अमीबा में कूटपाद निर्माण का जो सर्वप्रथम सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? हाइमेन के द्वारा दिया गया था। सॉल-जेल सिद्धांत की बात हो रही है, नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद क्रमशः पेंटिन, मास्ट और अन्य के द्वारा सिद्धांत का समर्थन किया गया। इस सिद्धांत द्वारा अमीबा में गमन की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। अमीबा में स्यूडोपोडियम के कचाभ गोपक का निर्माण एक्टोप्लाज्म से होता है, यानी स्यूडोपोडिया का जो निर्माण होता है एक्टोप्लाज्म से होता है। आगे आते हैं, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में साइजांट अवस्था एक अलैंगिक अवस्था होती है जो दो अवस्थाओं में पाई जाती है। मनुष्य की यकृत कोशिकाओं में तथा मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में साइजेंट अवस्था देखने को मिलती है। इस अवस्था में साइजोगोनी होती है जो एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। मनुष्य के लिए एंटमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था चतुष्केंद्रकी कोष्ठ होती है। इसका निर्माण मनुष्य की आंतों में होता है जो मल द्वारा बाहर निकल जाता है तथा इसी रूप में जल या संक्रमित खाद्य द्वारा दूसरे सदस्य को संक्रमित करता है। इसके कारण अमीबी पेचिस रोग होता है। संकुचनशील घानी कोशिका में परासरण नियंत्रण का कार्य करती है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो कि मनुष्य की आंत में पाया जाता है। इसके चारों ओर मनुष्य की आंत का कोलन भाग का माध्यम होता है जो कि इसकी कोशिका से आइसोटोनिक होता है, अतः इसे संकुचनशील धानी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका की आंत में पाया जाने वाला एक प्रकार का सामान्य प्रोटोजोआ परजीवी है। यह अमीबियासिस और यकृत फोड़े के लिए उत्तरदायी है। यह विकासशील देशों में मृत्यु का तीसरा प्रमुख परजीवी कारण होता है। यह परजीवी में तीन पृथक संरचनाएं पाई जाती हैं। ट्रोफोजोइट्स पहली संरचना, दूसरी है प्रीसिस्ट्स और तीसरी है पुटी। एंटमीबा जिंजीबैलिस प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है जो मनुष्य के मुख में पाया जाता है। यह प्रोटोजोआ दांत एवं मसूड़ों के पास स्थित जिंजेवाइनल ऊतक में पाया जाता है, अतः यह अपना भोजन मुखगुहा की एपिथेलियम ऊतक भोजन के टुकड़ों और जीवाणुओं आदि से प्राप्त करता है। यह मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। संकुचनशील धानी का कार्य परासरण नियंत्रण का, अर्थात यह उसकी कोशिका में जल का नियंत्रण करता है। यह केवल ताजे जल में रहने वाले प्रोटोजोआ में होता है। ट्राइकोसिस्टस, पैरामीशियम तथा अन्य सिलिएट्स प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से सुरक्षा का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त ये बचाव एवं शिकार पकड़ने का भी कार्य करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं ट्रिपनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा के जीवन चक्र में 2, 3 या 4 विभिन्न अवस्थाएं 2 विभिन्न पोषकों में दिखाई देती हैं। ये सभी अवस्थाएं शरीर की संरचना तथा कोश की अंगक दोनों में अलग अलग होते हैं। इसे ट्रिपेनोसोमा में बहुरूपता कहते हैं। ट्रिपेनोसोमा रुधिर, सेरिब्रोस्पाइनल एवं अन्य शरीर द्रव्य में बाह्य कोशिकी तथा हृदय पेशियां, केंद्रकीय तंत्रिका तंत्र, जनन
आदि का अंतःकोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी है। यह बहुरूपी तथा द्विपोषी जीवन चक्र व्यतीत करने वाला प्राणी है। इसका एक पोषक मनुष्य तथा अन्य कशेरुकी प्राणी तथा दूसरा पोषक सीसी मक्खी है। ट्रिपैनोसोमा की बहुरूपी प्रवस्थाएं तन एक की यानी लेप्टोटीनिक अवस्था, क्रिथिडी, ट्रिपैनोसोमा और लिस्मैनी हैं। इसमें लिस्मैनी कशाभिका रहित होती है। शेष प्रवस्थाओं में कशाभिका पाए जाते हैं। तो ये था आज का एग्जाम पॉइंट नंबर फर्स्ट, और इस एग्जाम पॉइंट नंबर फर्स्ट में आपने टोटल 45 इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स को देखा। और ये 45 इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स ना सिर्फ 45 हैं, बल्कि ये आप मान के चलिए टोटल जो हैं ये आपके 90 से ज़्यादा प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। अब इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप इस नंबर पे 800-410-99-89 पे आप व्हाट्सअप करिए, यस्टेड जूलॉजी लिख करके आप भेज दीजिए। आपको इसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा, वह भी निःशुल्क। ठीक है, तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय